तो सीधी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए वो जो यात्रा निकली है काटेवाड़ी से इस वक्त विद्या प्रतिष्ठान की तरफ, और सड़कों के दोनों तरफ देखिए जिसको जहां मौका मिल रहा वहीं से खड़े होकर एक बार दादा की इस यात्रा में शामिल होना चाहता है, अंतिम विदाई में शामिल होना चाहता है। अंतिम सफ़र पर अजीत पवार निकल चुके हैं। विद्या प्रतिष्ठान जहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा वहां पहले से शरद पवार और तमाम नेता इस वक्त मौजूद हैं। परिवार के सदस्य पहुंच चुके हैं। बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता नेता हैं और जो दूर दराज से देश के बड़े नेता, राज्य के बड़े नेता आए हैं, उनको वहीं पर कहा जाए कि बैठने की व्यवस्था की गई है। वहीं अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन पहले उनके पैतृक निवास जो काटेवाड़ी है, पहले एक दर्शन के लिए एक बार वहां पर पार्थिव शरीर ले जाया गया था। अब वहां से जो अंतिम सफ़र ही इसको कहिए, अंतिम यात्रा है। जब विद्या प्रतिष्ठान पार्थिव शरीर पहुंचेगा उसके बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। हमारे साथ डॉक्टर शिवानंद लगातार बने हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और सुभाष शर्के जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों लोगों के पास एक बार फिर से आता हूं। डॉक्टर शिवानंद, अब तो बहुत कम समय बचा है, जो कि 11 बजे का समय दिया गया था, 10 बज गया। 1 घंटा और वक्त है। इसके बाद पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे अजीत पवार और रह जाएंगी सिर्फ उनकी यादें। सर देखिए, कल कैसा दुखद घटना है। अजीत पवार का उम्र 66 हो गया और 6 मंथ, देखिए 66 6 मंथ 6 डे, यानी कि 6 उनके लिए डेंजरस चला गया। यानी कि 66 एज 6 मंथ 6 डे, यानी कि 6 वो उनके लिए एक आखिरी तय हुआ। और वो भी 6 बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, सीएम नहीं बने। सीएम बनने का उम्मीद था। मैंने खुद पॉडकास्ट में मैंने 2 बार जिक्र किया, अजीत दादा पवार एक डैशिंग नेता है, नेतृत्व है, कांग्रेस में आ जाइए। आके उन्होंने चीफ मिनिस्टर का जिम्मेदार लीजिए, युवा युवती को एक प्रेरणा मिलेगा, गौर गरीब दलित पिछड़ों आदिवासी किसानों को एक न्याय मिलेगा। उस तरीके से अजीत दादा में एक जज्बा था। दूसरी बात सर देखिए, पिंकी माली उनकी माँ दूसरे के घर पे काम करके वो एयर होस्टेस बनी थी। गौर गरीबों से बहुत अच्छे से वो पाला था। उसके 3 बच्चे थे, सबसे बड़ी बच्ची यही थी पिंकी माली। तो मैंने भी 2 बार मिला था, इंडिगो में थी। उसके बाद उन्होंने जब अजीत दादा के साथ काफी टाइम और ट्रैवल किया। उसके बाद देखिए संभावी पाठक जी 25 एज में आज भी माँ बाप एक नेतृत्व, एक मिडिल कास्ट के, उन्होंने जाके पायलट बनी थी। कपूर फैमिली, उनका एक बेटा, वो भी 2 पायलट थे, दोनों भी चले गए। मेरे को एक शंका आ रही, बार बार लोगों में चर्चा है कि ये हत्या है क्या एक्सीडेंट है। इसका सीबीआई जांच होना बहुत जरूरी है। मैं खुद मांग करना चाहता हूं, इसका सीबीआई जांच होना चाहिए, इसमें न्याय मिलना चाहिए। तो ये तो अब कल पवार साहब ने शायद इसको खुद, बहुत मुश्किल है जी। मेरा आवाज आ रही है सर? आ रही है सर, आ रही है, बोलिए सर। देखिए, हाँ, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सरकार को, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मैं खुद बोल रहा हूँ कि हमारा नेता एलओपी जननायक राहुल गांधी जी, उन्होंने। आपकी आवाज़ फिर से कट गई सर, मैं दोबारा आपके पास आना चाहूँगा। प्रदीप सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, अब तो बड़ा मुश्किल वक्त इस वक्त है। गृह मंत्री भी पहुंचने वाले हैं, वहां पर हैं, और शायद खबर है कि नितिन नवीन साहब भी पहुंचने वाले हैं। लेकिन आपका एक साथी जो आपके साथ सरकार चला रहा था, वित्त मंत्री की जिम्मेदारी आप लोगों ने दी, वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश करने की थी, लेकिन उसके पहले ये दुख की घड़ी सबके सामने आ गई। ये पल महाराष्ट्र के लिए कितना मुश्किल का है इस वक्त? प्रदीप जी, मेरी आवाज मिल रही सर? सर बिल्कुल आ रही है। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो सर दर्शकों के साथ और मैं इस हादसे में अपनी अनंत यात्रा पे गए हुए सभी लोगों के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि प्रस्तुत करता हूँ। निश्चित तौर पर आपका प्रश्न है कि महाराष्ट्र के लिए कैसा समय है, तो
अगर टीम, जो नेतृत्व करने वाली टीम होती है, उसका एक महत्वपूर्ण अंग अगर नहीं रहता है या चला जाता है, तो ये निश्चित तौर पे ये बहुत कठिन समय होता है। और वो भी ऐसे समय में जब हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हो। महाराष्ट्र के विकास की बात करें या नई नई बातें या नए नए जो उपबंध आ रहे थे, जितनी भी घोषणाएं हो रही थी या जो भी हम एमओयू साइन कर रहे थे आदरणीय देवा भाऊ के नेतृत्व में, साथ में हमेशा दोनों मुख्यमंत्री और अजीत दादा पवार रहते थे। एक कुशल नेतृत्व था, एक सशक्त नेतृत्व था। युवाओं को प्रेरणा मिलती थी कि कैसे आप जो है इतने लंबे संघर्ष के साथ धैर्य रख करके प्रदेश की जनता के लिए आप काम कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पे ये ऐसी क्षति है जिसका कि देखिए हर 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 टीम मेंबर को आप एक नया व्यक्ति आ सकता है, एक नई किसी भी स्थान को जो है भरा जा सकता है। लेकिन राजनीति के क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान होते हैं या कुछ ऐसे नेतृत्व होते हैं जिनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, जिनका कोई विकल्प नहीं होता, वो अपने आप में एकदम से अद्वितीय होते हैं। तो अजीत दादा पवार का जाना उस समय में, ऐसे समय में जबकि महाराष्ट्र की गति बहुत अच्छी चल रही है विकास की, तो उसमें ये अपूर्णीय क्षति है। इससे जी इस पे मतलब देखिए कि हम सभी व्यथित है, दुखी है, और इस पे किसी भी प्रकार की कोई अन्यत्र बातें सोचना भी मतलब एक तरह से इस समय ठीक नहीं होगा। कई अब संभावनाओं का दौर रहता है, सभी अपने मुक्त है अपनी बातों को करने के लिए। लेकिन आप ये बताइए कि इसका कोई विकल्प है क्या? विकल्प नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप और आपकी बातों को समझ भी रहे हैं हम। आता हूं सर, एक बार ये तस्वीरें हम आपको दिखा दें। ये देखिए, कल इसी वक्त यही वो समय था जब वो मनहूस घड़ी थी, जब ये खबर सामने आई थी और पूरा देश सन्न रह गया था। और आज उसके 24 घंटे बाद देखिए कि अजीत पवार अपने अंतिम सफ़र पर, अंतिम यात्रा पर, गाड़ियों का ये जो सुरक्षा कर्मचारियों का काफिला है वो स्कॉट करता हुआ आगे चल रहा है। बीच में ये अजीत पवार का पार्थिव शरीर जिस रथ में रखा गया है वो आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। दोनों तरफ लंबी लंबी कतारें लोगों की हैं, कार्यकर्ता लाखों की संख्या में वहाँ पर पहुँचे हैं। और अंदाज़ा लगाइए कि 15-17 लाख के आसपास संख्या जो थी वो लोगों की सुबह तक काउंट की, मतलब एक तरह से कहा जाए अनुमान लगाया गया था। लेकिन लोगों को पता है कि आज आखिरी मौका है जब अंतिम दर्शन किया जा सकता है। बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। तो देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और एक और हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, सचिन खैरात साहब हैं, अध्यक्ष हैं आरपीआई के। सचिन खैरात साहब, आप लोग भी तो बड़े करीब रहे और काफ़ी दशक से कहा जाए कि ये राजनीतिक संबंध रहा, संपर्क रहा, कभी साथ में, कभी दूर, कभी पास। लेकिन आज वो साथी अंतिम सफ़र पर इस वक्त निकल चुका है। अजीत दादा गए ये मुझे अभी भी नहीं लग रहा, क्योंकि दादा के साथ तो बहुत बड़े संबंध थे, लेकिन दादा बहुत बड़े महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता थे। और जो दादा ऐसे थे कि जो माजी मुख्यमंत्री थे पहले महाराष्ट्र के, यशवंतराव चव्हाण साहब, उनका जो विचार था वो विचार बढ़ाने का महाराष्ट्र में दादा कर रहे थे। और दादा राज्य के अर्थ मंत्री थे, तब दादा ने बहुत महाराष्ट्र का बड़ी तरह से विकास किया है, सबको मालूम है। और दादा गए ऐसे इधर बनता है, वो उनको किसको भी नहीं लग रहा है ऐसा हो रहा है। तो मैं मेरे पार्टी की तरफ से दादा को भावपूर्ण आदरांजलि अर्पित करता हूँ। अच्छा, कोई लम्हा ऐसा जो आपको याद हो कि अजीत पवार के साथ आपसे बातचीत हुई हो या फिर किसी काम के लिए अप्रोच किसी ने किया हो और उन्होंने उसको किया हो, या कहा जाए कि इतने सालों का जो संबंध था, कोई ऐसी चीज जो मेमोरेबल है? याद आ रहे हैं, लेकिन मैं एक बताना चाहता हूँ कि मैं जब नांदेड़ में गया था, जब नांदेड़ में अपना माजी मुख्यमंत्री अशोकजी चव्हाण, उनके जो वाइफ है वो एमएलए पद के लिए खड़ी थी, उनके प्रचार के लिए हम महाविकास आघाड़ी की तरफ से गए थे। तब दादा ने उधर मुझे देखा और सभा खत्म होने के बाद दादा बोले कि सचिन,
हमको कारंजा जाना है, कारंजा। तब दादा ने कमांडो ने जो बूट है कमांडो ने लिए मेरे और गाड़ी में डाले और भाग के मैं गाड़ी में बैठा और दादा लेके गए। पहले हम खाना खाए और खाना खाने के बाद दादा के साथ में कारंजा गया। और वैसे बहुत बहुत मतलब में, लेकिन दादा गए ऐसा ये हमको हजम ही नहीं रहा। अच्छा, आप तो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं अपने आरपीआई के खैरात साहब। अमूमन होता है कि एक पार्टी का नेता दूसरे पार्टी को कहा जाए कि उतने लगाव से स्वीकार नहीं करता है, लेकिन क्या अजीत पवार के साथ ऐसा था कि किसी दूसरे पार्टी का अध्यक्ष या दूसरे पार्टी का नेता अगर उनसे कोई बातचीत करना चाह रहा है या फिर किसी कामवश दोनों का आमना सामना हो गया तो वो कभी महसूस होने दिया था उन्होंने, या ये वाला व्यवहार था ही नहीं उनका? एक तो मुझे अजित दादा की मुलाकात माननीय माजी उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य तथा होम मिनिस्टर आर पाटिल साहब ने करके दी थी। लेकिन आर पाटिल के मैं बहुत नजदीक था, लेकिन उन्होंने पहचान करके दी और उनको बोला कि सचिन खैरात इधर महाराष्ट्र में दलित मूवमेंट, अम्बेडकरी मूवमेंट का काम करता है ये लड़का। और उन्होंने मुझे बहुत पास लिया था और उनके मैं साथ था। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जवाबदारी लेनी थी, इसीलिए कभी कभी ऐसा होता था कि छोड़कर चलना भी पड़ता था। बिल्कुल सही सर, सही कह रहे हैं आप। एक बार ये तस्वीरें फिर से हम बता देते हैं दर्शकों को। ये देखिए, अंतिम सफ़र पर दादा निकल चुके हैं और ये वो रथ है जिस पर पार्थिव शरीर रखा गया है। बड़ी सी तस्वीर आगे लगाई गई है, मुस्कुराता हुआ चेहरा, हालांकि अजीत पवार को लेकर। और देखिए, राज ठाकरे भी पहुंच गए, वो भी तस्वीरें इस वक्त आ गई हैं। और उद्धव परिवार के यानी ठाकरे परिवार के दोनों भाई भी, और साथ में मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, दिल्ली से बड़े नेता इस वक्त आ रहे हैं, उनकी भी तस्वीरें जब आएंगी। और महाराष्ट्र की राजनीति में चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे साथी हो, चाहे इस वक्त उनसे दूर वाला जो राजनीतिक रिश्ता हो, सभी की जुबान पर कहा जाए कि एक ही चीज़ है कि अजीत पवार वो शख्सियत थे जिनके अगर आपसे संपर्क हैं और आप उनके पास किसी भी चीज़ को लेकर गए हैं तो वो कभी ना वाली स्थिति पैदा नहीं होने देते थे। वो काम ज़रूर करवाते थे, थोड़े सख्त थे, बातों में वो कड़कपन था। शिर्के साहब हमारे साथ हैं, इस बात को समझाएंगे। शिर्के साहब, बातों में वो कड़कपन था, लेकिन अंदर का स्वभाव ऐसा था कि भाई जनता परेशान नहीं होनी चाहिए। देखिए, उनकी खासियत थी कि जो काम कोई लेकर आता था तो उसको अगर वो कानून के हिसाब से नहीं है, नियमों के अनुसार नहीं है, तो कहते थे कि ये नहीं होगा, तो दो टूक में बता देते थे। तो सामने वाला कुछ भी समझे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनके कारण उनके स्वभाव के बारे में कई किंवदंतियां भी फैलाई गई, कई उनके खिलाफ भी प्रचार हो गए कि ये आदमी बहुत ही स्वभाव से ठीक नहीं है। लेकिन उनको ये पता था कि इतना प्रशासन का उनको जो अनुभव था, तो उनको पता था कि कौन सा काम होने वाला है, कौन सा नहीं होने वाला है। अगर ये काम उसका होगा नहीं, इस आदमी का, तो वो उनके पीछे पीछे आ जाएगा, उनके पीछे चलता रहेगा। तो उनको ये चीजें पसंद नहीं थी कि लोग उनके आसपास लगातार घूमते रहे काम के लिए। वो ऐसे नेताओं में नहीं थे कि जो हमेशा कई सारे लोग लेके घूमते रहते हैं और उनको एक सपने दिखाने के सिचुएशन में रखते हैं कि उनका काम हो जाएगा। तो ये उनका स्वभाव नहीं था। तो यही कारण था कि तो अजीत दादा के खिलाफ उनके विपरीत बोलने वाले आपको लोग मिलेंगे, लेकिन उनके पक्ष में बोलने वाले लोग ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि एक बार उनको पता चला कि ये काम होने वाला है तो वो जरूर करवाते थे और उस आदमी को बताते भी थे कि जब उसका काम हो गया था, उनका जो स्टाफ था वो बताता था। तो ये उनका सिस्टम था काम करने का, और यही कारण था कि अजीत दादा इसके लिए जाने जाते थे। संजय जी, बिल्कुल सही। और देखिए, दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, दर्शकों को एक बार क्लियर कर दें। एक तरफ अंतिम सफर पर अजीत पवार यानी काटेवाड़ी जो पैतृक आवास था, वहां से अब ये अंतिम सफर पर निकल चुके हैं अजीत पवार। और देखिए, दोनों तरफ मोटरसाइकिल से पहले जो युवा साथी थे उनका हुजूम
सीधे इस रथ के पीछे चलता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके बाद पैदल कतार लंबी है। और दूसरी तरफ उस जगह की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, कुछ देर पहले जो तस्वीरें आप देख रहे थे वो जहां शरद पवार आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वो जगह है विद्या प्रतिष्ठान जहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। और तमाम जो दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र के बड़े नेता यहीं पर आएंगे, यहीं पर अंतिम विदाई दी जाएगी और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया यहीं पर पूरी की जाएगी। लेकिन इसके अलावा कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते जा रहे हैं जब तमाम जो नेता आ रहे हैं और उनके आने के साथ मूवमेंट बढ़ती जा रही है, कार्यकर्ताओं को हुजूम है, वो भी हम आपको लगातार दिखाते जाएंगे। प्रदीप सिंह साहब लगातार हमारे साथ बने हैं। प्रदीप जी, अगर मेमोरी कहानियाँ, एक महिला अभी कुछ देर पहले इतनी छटपटाहट में महिला दिखाई दे रही थी, गरीब परिवार की महिला लग रही थी, लेकिन बातों से समझ में आ रहा था कि वो अब क्या करे ऐसा कि अजीत पवार दोबारा उनको मिल जाए या फिर दोबारा उनके सामने खड़े हो जाए। हालांकि ये सत्य है, परम सत्य है और नीति को भी यही शायद मंजूर था, लेकिन जो लोगों के अंदर खालीपन है वो कैसे अब लोग इस बात को समझ पाएंगे, परिपूर्ण कर पाएंगे? जी निश्चित ही, देखिए अभी मंच से पूर्व के जो वक्ता बोल रहे थे कि उनको यकीन नहीं हो रहा है कि अजीत दादा नहीं है हमारे बीच, 24 घंटे से होने जा रहे हैं और शायद उन्होंने मेरे भी वाक्यों को कह दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया, वॉइस कट रही थी, किस पार्टी के हैं, महाराष्ट्र के नेता है। लेकिन इस समय निश्चित तौर पे हम सभी जो है ऐसा ही महसूस कर रहे हैं कि नहीं नहीं इन्होंने मेरी बात कह दी। हम तो मानने को भी, स्वीकार करने को भी अभी तैयार नहीं हो पा रहे हैं कि अजीत दादा नहीं रहे। संस्मरणों की बात करते हुए देखिए, हम लोग राजनीति के कार्यकर्ता है, राजनीतिक कार्यकर्ता है, पढ़ते रहते हैं, लिखते रहते हैं। तो अजीत दादा पवार के विषय में जो बातें मैं जान पाया, समझ पाया, जैसे ही आता आप पूछना शुरू करते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ, तो अजीत दादा पवार की एक खासियत जो कि सबसे जो है, मतलब देखिए क्या होता है कि राजनीति में तरह तरह के लोग होते हैं, हर पार्टियां होती हैं, क्षेत्रीय पार्टियां होती है, राष्ट्रीय पार्टियां होती है। अजीत दादा पवार के एक विशेष बात, जो एक बहुत बड़ी बात उभर के आई कि वो किसी भी परिस्थिति में सिचुएशन को, मतलब सोल्यूशन निकालने के माहिर व्यक्ति थे। कैसी भी सिचुएशन हो, रास्ता निकालना चाहिए और यही एक नेतृत्व, एक कुशल नेतृत्व का एक लक्षण भी होता है कि भाई हम जनता के लिए काम कर रहे हैं और आज वो जनता अभागी। सर आपकी ऑडियो ब्रेक हो गई एक बार फिर से। सचिन खरात साहब मेरे साथ हैं इस वक्त। तो खरात साहब, जाहिर सी बात है, देखिए प्रदीप सिंह साहब बीजेपी के प्रवक्ता थे, वो कह रहे कि आपने जो बातें कही वो हम सब महसूस कर रहे हैं कि हमें बिलीव नहीं हो रहा है। पंकजा मुंडे भी यहाँ दिखाई दे रही हैं, इस वक्त विद्या प्रतिष्ठान पहुँच चुकी हैं। उनके पिता के साथ भी इसी तरीके से हादसा हुआ था, तब भी बड़ा कहा जाए कि बड़ा कठिन वक्त महाराष्ट्र के साथ था। और खरात साहब, मेरी आवाज़ आ रही है तो उस बात को ज़रा बताइए कि ये अच्छा नहीं है। दीपक चौरसिया साहब इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी और हमारे न्यूज़ डायरेक्टर जुड़ गए हैं। दीपक जी, आपका भी स्वागत है। तस्वीरें दो इस वक्त आ रही हैं। एक तरफ तो वो अंतिम यात्रा, अंतिम सफ़र, जब काठेवाड़ी से अंतिम सफ़र शुरू हुआ है, जो इस वक्त विद्या प्रतिष्ठान तक जाएगा जहां अंतिम संस्कार है। लेकिन विद्या प्रतिष्ठान में देश के और प्रदेश के तमाम जो लोग इस वक्त हैं वो पहुंचे तो हैं। एक माहौल ऐसा होता था कि राजनीतिक जुटान होती थी तो चर्चाएं देश विदेश और भारत के, महाराष्ट्र के विकास को लेकर थी, लेकिन आज सबकी आंखें नम हैं। बिल्कुल, आज सबकी आंखें नम है और ये दिखाता है जिस तरह से पूरे देश में हर पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए नेता यहाँ पर पहुंचे हैं। ये दिखाता है कि अजीत पवार की राजनीतिक हैसियत क्या थी, उनका राजनीतिक वजूद महाराष्ट्र के अंदर क्या था, देश के अंदर क्या था। तमाम बड़े नेता उनके इस अंतिम संस्कार के अंदर पहुंचे हैं और अजीत पवार जो है भले से एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, लेकिन आप देखिए तमाम पॉलिटिकल पार्टी, जितनी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, सभी के प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। नितिन गडकरी आपको दिखाई दे रहे हैं, नितिन नवीन आपको दिखाई देंगे, गृह मंत्री अमित शाह थोड़ी देर में आपको दिखाई देंगे। तो ये तमाम लोग वहां पर उनके अंतिम संस्कार में पहुंचे हैं। तो ये अजीत पवार के राजनीतिक रसूख को दिखाता है। और अजीत पवार ऐसे व्यक्ति थे जो बिल्कुल बेबाक थे। उनसे पूछा गया एक बार कि क्या आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल बनना चाहता हूं। तो उनसे कहा कि फिर कब बनेंगे आप, क्योंकि एकनाथ शिंदे तो कुर्सी पकड़कर बैठे हुए हैं। ये वो वक्त था जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे। तो उन्होंने बोला कि जो भी कुर्सी पर बैठता है उसका कुर्सी को लेकर अपना एक मोह होता है, कोई अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता।
लेकिन महाराष्ट्र की हकीकत है कि जिसके पास 145 एमएलए होंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा, और जब मेरे पास 145 एमएलए होंगे, पता नहीं वो दिन आएगा या नहीं आएगा, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। तो उनकी बात में कोई लाग लपेट नहीं था, उनकी बात में किसी तरह का आडंबर नहीं था, उनकी बात में किसी भी तरह का छल नहीं था, उनकी बात में एक सत्यता थी, और यही अजीत पवार को दूसरे लोगों से अलग बनाती थी। मैं एक बात आपको ये भी बताना चाहता हूं कि कल जब वो बारामती के लिए निकले थे, तब बारामती के लिए निकलते वक्त उससे पहले वो सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक अपने जो पूरे राज्य से उनके कार्यकर्ता आते थे या जो जनता उनके पास फरियाद लेकर आती थी उनसे मिलते थे। तो कल भी जो है सुबह 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक अपने घर में वो उन तमाम लोगों से मिले थे जो लोग उनसे मिलने आए थे। 7:30 बजे वो एयरपोर्ट के लिए निकले, 8 बजे वो एयरपोर्ट पहुंचे और 8:10 पर उन्होंने बारामती के लिए उड़ान भरी। और संजय, ये भी एक अजीब सी विडंबना है कि बारामती की धरती से, बारामती की मिट्टी से, बारामती की मिट्टी में उनका जन्म हुआ और उसी मिट्टी में जाकर वो समा गए, उसी मिट्टी में जाकर मिल गए। जहां से जो उनका कार्यक्षेत्र था वहीं पर उनका अंतिम संस्कार अब होने जा रहा है। ये ईश्वर को ये क्या मंजूर है ये तो ईश्वर ही जाने, लेकिन ये बात सही है कि बारामती इस वक्त रो रहा होगा, पुणे इस वक्त पूरी तरीके से बंद है, और ये दिखाता है कि अजीत पवार जो है वो लोगों के दिलों में कितनी बड़ी जगह रखते थे। क्योंकि जो जगह, जिन जगहों को बंद किया गया है वो स्वेच्छा से बंद है, किसी ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है, किसी ने किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाला है कि आइए आप यहाँ पर बंद करिए, या यहाँ पर आज ये नहीं होगा, या यहाँ पर आज ये होना चाहिए। तो ये अजीत पवार के प्रति लोगों के मन में जो सम्मान है उसको दर्शाता है संजय, और ये दर्शाता है कि अजीत पवार जो है राजनीति के एक ऐसे खिलाड़ी थे जिनका रिस्पेक्ट जो है हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर था, और आज उनके अंतिम संस्कार के अंदर जो भीड़ दिखाई दे रही है, जो लोग दिखाई दे रहे हैं, वो इस बात का सबूत है संजय। बिल्कुल सही। और दीपक जी, मैं चाहूंगा कि हमारे साथ सुभाष शिर्के जी जुड़े हैं और प्रदीप सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुभाष शिर्के साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं। अगर आप चूंकि आपने बहुत कवर किया उनको, तो और ये लोग भी पुराने जो है कि पत्रकार है, राजनीति को समझते हैं और महाराष्ट्र को कवर किए हैं, आप सवाल अगर लेना चाहें, इस अनुभव को अगर आप महसूस कर रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं सर। सुभाष, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से हमने देखा अजीत दादा पवार को पूरे वक्त, अजीत दादा पवार के मन में ऐसी कौन सी बड़ी ख्वाहिश थी जो वो पूरी नहीं कर पाए और उसका रिग्रेट उनके मन में था? क्या मुख्यमंत्री बनना यही उनका सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, और वो रिग्रेट इसलिए उनके मन में था कि वो बन सकते थे। यानी जब सेकेंड टर्म में 2004 के बाद 2009 में कांग्रेस और एनसीपी की सरकार फिर से एक बार महाराष्ट्र में बनी, और उस वक्त एनसीपी के पास ज्यादा विधायक थे, कांग्रेस के पास कम थे। तो जो फॉर्मूला था उसके तहत जिसके ज्यादा विधायक होंगे उसके पास मुख्यमंत्री पद दिया जाएगा। तो अजीत पवार चाहते थे कि उस वक्त 2009 में ही वो मुख्यमंत्री बने। ये 2004 की बात है सुभाष? नहीं, 2004 में तो ये 1919 में 1999 में 2004 की बात है। मुझे ये बात इसलिए याद है, 2004 की बात है, सही है, 2004 की बात है, क्योंकि मुझे ये बात इसलिए याद है क्योंकि जब एनसीपी के ज्यादा एमएलए बने थे तो मैं प्रफुल्ल पटेल के घर गया था, और प्रफुल्ल पटेल के घर मैंने उनका वो इंटरव्यू किया था जिसमें उन्होंने कहा था 2004 में कि भाई हमारा मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और उसके बाद ये विवाद मेरे ख्याल से 3 हफ्ते तक चला था। उसके बाद विलासराव देशमुख को मुख्यमंत्री बनाने पर राजी तो हो गए थे शरद पवार, लेकिन उन्होंने अच्छी खासी कीमत वसूली थी और अजीत पवार उस वक्त मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे। आप अपनी बात कंप्लीट करिए सुभाष जी। उसमें ये हुआ था कि 2004 में ज्यादा मंत्री पद शरद पवार ने अपने पलड़े में ले लिया और कांग्रेस को उन्होंने मुख्यमंत्री पद दे दिया। तो उसमें अजीत पवार तब दुखी हुए थे, और अजीत पवार का कहना ही था कि उस वक्त अगर वो मुख्यमंत्री बनते तो काफी यंग थे वो, और ऐसे में वो कुछ अच्छा काम करके दिखा सकते थे। उनके मन में एक जुनून हमेशा ये था। लोग उनको उनके जो साथी थे वो उनके बारे में बोलते थे कि आप क्यों सुबह सुबह टॉयलेट के उद्घाटन के लिए जा रहे हैं, टॉयलेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है,
इसके लिए आप सुबह सुबह 6 बजे जाके देख रहे हो। तो उनका ये कहना था कि ये मेरा काम है, अगर मैं नहीं करूंगा तो अफसर जो है वो आम आदमी के लिए काम नहीं करेगा। जब वो सुबह 5 बजे, 5:30 बजे या 6 बजे भी वहां पे जाते थे तो अफसर उससे आधे घंटे पहले वहां पे आते थे। उनका ये था कि अगर वो वहां पे पहुंच रहे, अजीत पवार ने समय दिया तो वो समय के अनुसार ही पहुंच जाएंगे, बिल्कुल टाइम के पक्के थे। तो इसलिए अफसर जो थे वो उसके पहले पहुंचते थे। तो इनका ये जो डिसिप्लिन था, वो डिसिप्लिन उनको एडमिनिस्ट्रेशन में काफी मददगार साबित हो गया। दूसरा ये था कि अजीत पवार कार्यकर्ताओं से कैसे जुड़े हुए थे, उसका एक वाकया है कि जब 2014 में बीजेपी और शिवसेना सत्ता में आई तो उसके बाद मेरे एक मित्र हैं जो शिवसेना में एमएलए हैं, वो कह रहे थे कि अजीत पवार उनके पास आ गए। जूनियर विधायक था, वो पहली बार चुन के आया था। अजीत पवार उसके पास आए और मुंबई का एमएलए था, उसको पूछा कि कौन कौन नए लोग चुन के आए हुए हैं। तो वो उनसे उन्होंने पूरी एक एक एमएलए की जानकारी ली शिवसेना के कि नए नए लोग कौन चुन के आए हुए हैं। तो ये बारीकी वो रखते थे, लोगों को जानकारी, लोगों की जानकारी रखना ये भी उनको बखूबी से आता था। और यही कारण था कि वो उनका कनेक्ट ना सिर्फ लोगों से था, उनका कनेक्ट अलग अलग पार्टियों के नेता और कार्यकर्ताओं से भी था। दीपक जी। प्रदीप जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, अजीत पवार के शख्सियत की ऐसी कौन सी खास बात है जिसको आज आप याद करना चाहेंगे, जो आपको लगता है कि वो उनको बाकी लोगों से अलग बनाता है? नमस्कार सर। देखिए, महाराष्ट्र की परिस्थितियों को देख के अगर मैं बोलूं तो अजीत दादा पवार जो एक इसको बोलते हैं कि मुंह पे बोलने वाले व्यक्ति, मुंह पे बोलने वाले नेता, कामों में उनको जल्दी रहती थी। और शायद यही कारण था कि कार्यकर्ता उनसे अपने आप को लगाव ये महसूस कर पाते थे कि नहीं, इनके पास ज्यादा, दादा के पास जाएंगे तो हमारा काम होता था। वो केवल शब्दों में नहीं, उनके कर्मों में भी दिखता था। आप बताइए, आज की अभी जैसे भाई साहब ने बताया, मैंने देखा कि 6 बजे से 7:30 बजे तक वो कार्यकर्ताओं से मिल करके गए थे। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन अगर किसी की इस तरह से दौरे या यात्राएं होती हैं तो उस दिन कार्यकर्ताओं का उनसे मिल पाना बड़ा मुश्किल होता है। एक जो कंसिस्टेंसी होती है जीवन में, जो तारतम्यता होती है लगातार बने रहने के लिए, अल्टीमेटली कोई नेता कार्यकर्ताओं के लिए, जनता के लिए होता है। और जनता के ही दरवाजे अगर उनके बंद हो जाए वहां पे, तो फिर नेता का कोई औचित्य नहीं रह जाता। ये थोड़ा सा सख्त जरूर लगेगा, लेकिन अजीत दादा पवार का जो ये रूटीन था वो सबसे महत्वपूर्ण मेरी दृष्टि से, कि आज बहुत ही विरल कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन अजय दादा पवार का जो कनेक्ट करने की अपने कार्यकर्ताओं के साथ, क्षेत्र की जनता के साथ, और वो कनेक्ट को शो करने की, जैसे कि वो दिख जाए कि हाँ हम बोल ही नहीं रहे, कर भी रहे। ये एक ऐसी शख्सियत है जिसको कि महाराष्ट्र की जनता और देश की जनता काफी समय तक मिस करेगी। हालांकि देखिए, किसी व्यक्ति विशेष से कोई ऑल्टरनेट नहीं होता है, लेकिन और भी नेता महाराष्ट्र की भूमि पहले भी दी है, आगे भी देती रहेगी, लेकिन अजीत दादा पवार की जो शख्सियत है, शायद उसका विकल्प खोज पाना या उसके जैसी कोई तुलना कर पाना, ये मुझे असंभव लगता है। ठीक है, आपको असंभव लगता है, लेकिन संजय, मैं आपसे समझना चाहूंगा, आप कल से इस पूरे कार्यक्रम की एंकरिंग कर रहे हैं। संजय, आप लगातार ऑन एयर बने हुए हैं, आप लगातार लोगों से सवाल पूछ रहे हैं, अजीत पवार की पर्सनालिटी को समझ रहे हैं। आपको उनकी पर्सनालिटी का ऐसा कौन सा पहलू समझ आया जिसने आपको सबसे ज्यादा आकर्षित किया है संजय? देखिए दीपक जी, मुझे जाहिर सी बात है कि उनकी कमिटमेंट को लेकर सबसे ज़्यादा मैं जब से सुन रहा हूं, कल से मैं वाकई में आश्चर्यचकित हूं कि सुबह 4:30 या 5 बजे से किसी नेता की दिनचर्या, आप तो जानते होंगे यूपी और बिहार और दिल्ली तक के नेताओं को आप लगातार कवर करते चले आ रहे हैं। इस बात का जिक्र होता है कि कोई कितना सुबह उठता है, कोई कितना लेट उठता है, लेकिन सोचिए कि 6 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे हम आप जैसे पत्रकारों को इंटरव्यू लाइनअप करना पड़ जाता, उस वक्त में रहा हो या अभी भी रहा हो, तो वो नेता कितना पंक्चुअल था चीज़ों को लेकर, एक एक मिनट का समय का हिसाब वो रखते थे। और सबसे बड़ी चीज़, अगर वाणिज्य तौर पर उनकी समझ को देखा जाए तो ये अगर कहे कि वो जहां जहां रहे, उनके कदम जहां जहां पड़े, कभी आर्थिक तौर पर कभी किसी को कभी नहीं महसूस हुई। सरकार में वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी, पवार फैमिली की बात करें, पार्टी की बात करें, अजीत पवार वो कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते थे कि अगर ये हैं तो सब कुछ अपने आप बेहतर हो जाएगा। कई पहलू उनके जीवन के में मुझे समझ में आया कल से लेकर आज तक कि अजीत पवार भी ये खूबियां थी, और यही कारण था कि पार्टी एक समय डगमगा रही थी।
थी, परिवार हिचको लिखा रहा था, पॉलिटिकल विरासत को लेकर चर्चाएं थी क्योंकि सिमटता जा रहा था। कभी बहुत मजबूत परिवार हुआ करता था और पार्टी विरासत पूरे प्रदेश में फैली होती थी, लेकिन उसके बावजूद उसमें से छटकर अकेले अजीत पवार और मजबूत होकर चले गए थे। अगर ये शायद ये मनहूस दिन ना होता तो अजीत पवार आने वाले वक्त में सच में एक बड़े नेता के तौर पर और बड़ा कुछ करने की उनकी सोच थी, उनकी दिशा भी दिख रही थी। और कल मुख्यमंत्री इसका जिक्र भी करते दिखाई दे रहे थे कि बड़े दिनों के बाद, कहा जाए या बरसों के बाद, तराश कर इस तरीके से नेतृत्व निकला था जो अचानक हम सबको छोड़कर चला गया। दीपक जी, सही कहा संजय, ऐसा नेतृत्व जो बहुत लंबे समय बाद निकलता है, ऐसे नेता बिरले ही निकलते हैं जो सुबह 5 बजे अपना दिन शुरू कर देते हैं और रात में 11 बजे तक लगातार काम करते हैं। ये उनकी विशेषता है। ओवर टू यू संजय। बिल्कुल सही आपने कहा। और एक बार वो तस्वीरें हम दिखा देते हैं जो इस वक्त आ रही हैं। देखिए, नितिन गडकरी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये विद्या प्रतिष्ठान की तस्वीरें हैं जहां अंतिम संस्कार किया जाएगा। और आपने देखा कि वहां पर जो कहा जाए कि अंतिम संस्कार से पहले अर्थी सजाई जा रही थी, वो भी तस्वीरें कुछ देर पहले आ गई हैं। और एक ऊंचा वहाँ कहा जाए कि प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है जहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। चारों तरफ लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। नितिन गडकरी, शरद पवार और कई ऐसे नेताओं की अब तक वहां से तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जो इस वक्त विद्या प्रतिष्ठान में है। कुछ देर में पार्थिव शरीर पहुंच भी जाएगा विद्या प्रतिष्ठान। और ये मुख्यमंत्री की तस्वीर आपके सामने है जब सीएम भी इस वक्त वहां पहुंच रहे हैं, साथ में डिप्टी सीएम भी, और कहा जा रहा है कि कुछ और बड़े नेता, उद्धव ठाकरे, दोनों भाई इस वक्त पहुंच चुके हैं वहां पर। वो तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। और दिल्ली से कुछ देर में नितिन नवीन और गृह मंत्री अमित शाह भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। अब से आधे घंटे का वक्त लगभग बचा हुआ है और विद्या प्रतिष्ठान में वो सारी जो तैयारियां होती हैं अंतिम संस्कार की, वो कर ली गई हैं। और अब पार्थिव शरीर जब वहां पर पहुंचेगा, पूरे राजकीय सम्मान के साथ अजीत पवार को अलविदा कहा जाएगा, अंतिम विदाई दी जाएगी, पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं। परिवार के सभी सदस्य आप देखिए, अगर चेहरे आप पहचानते हैं तो एक एक करके, चाहे वो बच्चे हों, चाहे जो सबसे मजबूत परिवार में मुखिया के तौर पर शरद पवार हों, कतार में आप देखते जाइए, सबके चेहरे आपको दिखाई दे देंगे। और प्रदीप सिंह हमारे साथ लगातार बने हैं, शिरके साहब लगातार बने हैं, दीपक सर भी लगातार बने हैं। प्रदीप जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। देखिए, पार्टी वार अगर कहा जाए, मतभेद हर पार्टी में होते हैं, हर पार्टी की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। जैसे दीपक सर ने भी कहा कि भाई मुख्यमंत्री को लेकर उन्होंने कहा था कि जब हमारे पास वो जादुई नंबर होगा तो हम भी बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे। लेकिन सवाल यह है कि सबके साथ समन्वय बनाकर चलना मौजूदा राजनीति में बड़ा चैलेंजिंग है। अब देखिए, नेताओं में इस तरीके से वैमनस्य होता है कि हद से ज्यादा पार होकर वो एक दूसरे पर आक्रमण करते हैं। लेकिन अजीत पवार में या पूरे ठाकरे माफ करिएगा, पवार परिवार में इस तरीके से कुछ नहीं था। बड़े सौम्य थे और सबसे व्यवहार बढ़िया था। जी, निश्चित तौर पे आखिर कार्यकर्ताओं का कनेक्ट किसी से बनता है, किसी नेता के साथ। अजीत दादा पवार के बारे में लोग कहते हैं कि वो बड़े इम्पेशेंट नेता थे। तो इम्पेशेंट नेता का मतलब कि वो काम के लिए इम्पेशेंट थे, जनता की सेवा के लिए इम्पेशेंट थे। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि वो अपने परिवार के काफी पैम्पर्ड बच्चे रहे हैं और उनका इतनी जल्दी चला जाना, एक मुझे ऐसा लगता है कि एक जो शून्य वहां बना है दादा के जाने के बाद, वो भरा नहीं जाएगा। ये जो मिस करेगी जनता, वो लोग जो जिनके काम पहले हुए या जिन्होंने दादा के साथ का सहयोग लेके, आशीर्वाद लेकर के अपने जीवन में थोड़ी सी तरक्की पाई या समाज में थोड़ी तरक्की मिली उस कारण से, तो दादा का जाना निश्चित तौर पे वो ब्लैंक बहुत बड़ा स्थान रिक्त हो गया है। और जैसे मैंने पहले बताया कि देखिए, आपने कहा कि भाई हर पार्टियों में लोगों के बीच में समन्वय स्थापित करना एक आज नाको चने चबाने जैसी बात होती है। सबका अहंकार, सबके अपने व्यक्तिगत पर्सनल इंटरेस्ट कहीं न कहीं कंफ्लिक्ट होते रहते हैं, लेकिन उन्हीं के बीच में अपने रास्ते को बना करके आगे निकलते रहना, ये एक कुशल नेतृत्व, एक अच्छे नेता, एक अच्छे राजनेता की यह पहचान होती है। निश्चित तौर पर भाग्य को क्या मंजूर था, क्या हुआ, वो सब तो साइड की बातें हैं। लेकिन अजीत दादा पवार 1993 से लेकर के अब तक के इतने समय के जो अपने, जब उन्होंने जो है लोकसभा में 1991 में, उसके बाद जब पवार साहब आए केंद्र में तो उन्होंने सीट छोड़ी और उसके बाद वो राज्य की राजनीति में लगे रहे 93 से लेकर अब तक। अब आप देखिए कि किसी भी जब पवार साहब केंद्र से फिर जब महाराष्ट्र में वापस लौटे तो उनका मंत्री तब से लेकर अब तक का उनका सफर
जारी ही रहा। अगर मैं कहूँ 1993 से लेकर अब तक का सफर, तो ये कोई बहुत छोटा सफर नहीं होता है। लोग 5 वर्ष पूरे कर लें। 96-97 में मैं देखता था कि जब गठबंधन की सरकारों की बात हो रही थी केंद्र में और कई जगह, तो हमारे मीडिया के बंधु या जानकार लोग बताते कि जी अब तो गठबंधन की राजनीति का समय है। लेकिन उसके बाद फिर 98 के बाद से और अब तक हम देखते हैं पूरे घटनाक्रम को, पूरी क्रोनोलॉजी को आप समझिए। तो अजीत दादा पवार 1993 से लेकर के अपने आप को स्थापित बनाए रखा। पुण्य बारामती की भूमि ने एक ऐसा नेतृत्व दिया इस प्रदेश को, महाराष्ट्र प्रदेश को और देश को, कि आज हम मुझे यकीन नहीं हो रहा अभी भी, मैं व्यक्तिगत तौर पे अगर मैं एक व्यक्ति के नाते बोलूं, तो अजीत दादा पवार की जो शख्सियत थी, एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा जहां पे आदरणीय देवा भाऊ और शिंदे साहब और अजीत दादा बैठे थे, किसी चीज की घोषणा होनी थी और शिंदे साहब कह रहे थे कि देखिए हम शाम तक बता देंगे, शाम तक बता देंगे। तीनों नेतृत्व तो हमारा बैठा था वहां पे महाराष्ट्र का। फिर अजीत दादा पवार ने बोला कि हम तो जा रहे हैं, शिंदे जी शाम तक आते हैं तो ठीक है, हम तो अभी जा रहे हैं, हम तो साथ आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए उनका इंपेशेंस उनके जो है अपने कार्यों में भी ठीक है सर। झलकता था। प्रदीप जी, मैं आता हूं, एक और तस्वीर दिखाते हैं, चूंकि संसद की कार्यवाही भी इस वक्त चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बोल रहे, सुनते हैं संसद। भारत का